शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, सेकंड इन कमांड, सीमा सुरक्षा बल। टेररिज्म को बड़ा करीब से मुझे समझने का मौका मिला, बड़े अच्छे अच्छे इनकाउंटर हुए। फायरिंग हो रहे कमांडर ऑपरेशन कमांडर बिल्डिंग गेट 1 के सामने से फायरिंग का आवाज आ रहा है। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद दिल्ली जबकि सत्र में थी, दिन में 11 बजे एम्बेसडर कार के अंदर एक्सप्लोसिव भरकर विजय चौक के तरफ से 5 आत्मघाती पाकिस्तानी टेररिस्ट संसद में तब घुसने की कोशिश करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट बाहर निकल रहे होते हैं। हमारे सुरक्षा बलों की मजबूती और उनकी मेहनत से 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं। 5 में से एक भी संसद परिसर में नहीं घुस पाता है। संसद परिसर मतलब पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में। इस अटैक के बाद गाजी बाबा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया और भारतीय कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट पोटा का था, वांटेड टेररिस्ट के तौर पे डिक्लेयर किया था। तो मौलाना मसूद अजहर ऑलरेडी बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन को खड़ा करने की घोषणा कर चुका था। ऑपरेशन सिंदूर में जिसके परिवार के 9 या 10 लोग मारे गए हैं जी, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये छोड़ा गया था जी। इसी ने जैश-ए-मोहम्मद आर्मी ऑफ अल्लाह नाम के एक खतरनाक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। गाजी बाबा ने 2 सुसाइड अटैक श्रीनगर के अंदर के कराए। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पे अटैक हुआ दिन दहाड़े, वो जैश-ए-मोहम्मद ने किया। गाजी बाबा उसका मास्टरमाइंड था। गाजी बाबा इसी मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था। बीएसएफ ने 17 महीने मेहनत किया गाजी बाबा को पाने के लिए। इंडियन आर्मी ने मेहनत किया, जेके पुलिस ने मेहनत किया, हम लोगों ने ज्वाइंट कोशिश की। एक दिन ऐसा आया अगस्त 2003 का, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 27 अगस्त 2003 को कश्मीर गए सरकारी दौरे पे। उस दिन गाजी बाबा ने प्रधानमंत्री महोदय के प्रवास के ही दौरान लाल चौक में ग्रीनवे होटल पे सुसाइड अटैक करवाया। और 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली वापस आना था, उसने एक दूसरा खुदकश दस्ता प्रिपेयर किया था श्रीनगर सिटी के अंदर अटैक करने के लिए। उसका जो चीफ था वह पाकिस्तानी अंसार भाई को हमारी बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी ने जिंदा पकड़ लिया। वहाँ से शुरू होती है गाजी बाबा के ताबूत में अंतिम मील ठोकने की कहानी। और इतना भयंकर मुठभेड़ होता है कि हमारा एक जवान शहीद होता है, बलबीर सिंह। कांस्टेबल बलबीर सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्रवाई, अडिग साहस तथा अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल बलबीर सिंह की पत्नी श्रीमती सुशीला कंवर। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग वर्दी पहनते हैं और कुछ लोग उस वर्दी को इतिहास में अमर कर जाते हैं। आज ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, श्री एन दुबे सर, जिन्होंने आतंक की काली परछाई को मिटा दिया। एन दुबे जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अगर देखते हैं कि भारत के अंदर अपनी हर स्टेट में पुलिस है, देश में आर्मी है, तो क्या ज़रूरत पड़ती है बीएसएफ की कि बीएसएफ देश की सेवा में है अभी? देखिए, ये बीएसएफ, ये प्रश्न आपका बीएसएफ के स्थापना से डायरेक्टली लिंक्ड है। यानी बीएसएफ क्यों बनी, बीएसएफ की क्या आवश्यकता पड़ी जी, भारतीय नेतृत्व को, ये प्रश्न उससे संबंधित है। और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं पता है आज के तारीख में भी, जबकि बीएसएफ के बने हुए 60 साल हो गए, 60 ईयर्स हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन को। भारत पाकिस्तान जब 1947 में अलग हुआ तो पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है। अब ये सोचने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर और आंतरिक सुरक्षा के लिए तो हमारे पास हर राज्यों की पुलिस थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची, केंद्र सूची में लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता। और साथ ही हर राज्यों की आर्म्ड पुलिस भी थी, क्योंकि कभी राज्यों के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि वहाँ भी उन्हें सशस्त्र पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी। और कुछ राज्यों में तो स्थिति भी थोड़ी इतनी टफ थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे,
तो वहाँ पर उनकी जो आर्म्ड पुलिस थी वो थोड़ी ज़्यादा एक कॉम्बैट रूल के लिए प्रिपेयर्ड थी। अब सवाल ये आता है कि भारत और पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो सरहद की रेखा खींची गई, जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई, ये रेड क्लिफ लाइन ने समग्र भारत को एक कल्चरल और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के बीच वो लाइन खींची गई। यानी लाइन तो खींची, मुल्क तो दो हो गए, लेकिन एक इमोशनल और कल्चरल कन्फ्लिक्ट के बीच से वो लाइन गई। ये बड़े कम लोगों को इस बात का एहसास है। तो उस सीमा, क्या वो सीमा सिंपली एक लाइन है बॉर्डर की, कि जिसकी राज्य सरकार की पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही थी, वहाँ की सशस्त्र पुलिस सुरक्षा कर रही थी। 1947, 48, 49, 50 इन तमाम करीब 17-18 वर्षों में पाकिस्तान सरहद की सुरक्षा का काम भी उस राज्य की रेस्पेक्टिव पुलिस के पास था। उदाहरण के तौर पे जो JNK का बॉर्डर था, जम्मू कश्मीर की आर्म्ड पुलिस देख रही थी। पंजाब का बॉर्डर, पंजाब आर्म्ड पुलिस देख रही थी। राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी देख रही थी। गुजरात का बॉर्डर, स्पेशल फोर्सेस गुजरात पुलिस देख रही थी। लेकिन ये जो पुलिस थी, ये पुलिस लाइन पे इक्विप्ड थी, यानी इनके हथियार, इनकी सिखलाई एक नॉर्मल पुलिसिंग के पैटर्न पे तैयार किए गए थे। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि ये जो इतना शांत बॉर्डर है, मूक बॉर्डर है, स्पीचलेस है, इस बॉर्डर पे आपको शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो पाकिस्तान है, जो भारत के प्रति उसकी एक उसकी सोच है, उस कढ़ाई में क्या पक रहा है, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। और इसका पहला अंदाज़ा लगा 1965 में। 1965 में अप्रैल का महीना, अभी हम लोग मई महीने में हैं, अगर अप्रैल पिछला देखें तो ये उसकी सालगिरह मंथ था जी। रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने उसका एक भारी हिस्सा हथियाने के लिए अटैक किया। जब उनकी रेगुलर आर्मी उस हिस्से को हथियाने के लिए अटैक की, तो हमारे पास सुरक्षा के लिए कौन था? गुजरात की आर्म्ड पुलिस। उसकी सहायता के लिए CRPF को भेजा गया, जिसमें कि सरदार पोस्ट की जो लड़ाई है वो बड़ी मशहूर है बैटल में। सरदार पोस्ट को कैसे CRP ने डिफेंड किया, और उसमें CRP की शहादत भी हुई। CRP ने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया। बाद में इंडियन आर्मी को वो कॉन्फ्लिक्ट टेक ओवर करना पड़ा और भारत ने वो अपना भूभाग वापस लिया 1965 अप्रैल महीना में। और उस दिन भारत के नेतृत्व ने समझ लिया कि ये जो शांत, चुपचाप और बेजुबान दिखने वाला बॉर्डर है ना, ये शांत नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी अशांति है। और उन्होंने तय किया कि एक ऐसी फोर्स खड़ा किया जाए बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, कि जो वहाँ के होने वाले इन्फिल्ट्रेशन, क्राइम, स्मगलिंग को तो रोके ही, यानी यह रोल करते समय वो एक पुलिसिंग का रोल करे, लेकिन सीरियस कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में वह एक आर्मी का रोल करे। आर्मी का रोल, यानी ऐसी फोर्स which should be constituted and trained and equipped on the line of Indian Army to take up the limited offensive on Pakistan border, and 365 into 24 days वहाँ डिप्लाय रह करके जो बॉर्डर के इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, स्मगलिंग है, क्राइम है, वो इस पे कंट्रोल कर सके। इस बैकग्राउंड में BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को 65 में हुआ। 47 से जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 65 में BSF का गठन हुआ। 65 में BSF का नहीं, BSF को हमेशा से जोड़कर देखा जाता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ मतलब क्या वो BSF की क्या भूमिका रही? इसका ये है कि BSF ही एक ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है यूनियन ऑफ इंडिया की, जिसका वार टाइम रोल भी है और पीस टाइम रोल भी है। ये बाकायदा चार्टर्ड में लिखा हुआ है, BSF एक्ट एंड रूल में लिखा हुआ है कि युद्ध के समय BSF का ये रोल होगा और शांति काल में BSF का ये रोल होगा। तो 1971 क्या था? 1971 का जो समय आया, वो समय ये आया कि नेतृत्व ने निर्णय लिया कि पूर्वी पाकिस्तान में जो है हमारी फौजें
हमारी फोर्स पूरी पाकिस्तान में ऑफेंसिव के लिए जाएगी क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हो रखे थे, और पूर्वी पाकिस्तान कट करके बांग्लादेश बना। जी। तो उस रेगुलर अटैक में 1971 की लड़ाई में बीएसएफ अपने पैदाइश के करीब 5 साल के अंदर एक पूर्वी पाकिस्तान के अंदर वार टाइम रोल के लिए प्रिपेयर्ड थी। और बीएसएफ, मैं तो कहूँगा बीएसएफ मार्च 1971 में एक अलग वेशभूषा में बीएसएफ के बहुत सारे कंपोनेंट पूर्वी पाकिस्तान में घुस चुके थे। और जो हमारी फाइनल बैटल हमारी हुई जाड़ों में नवंबर-दिसंबर 1971 में, इसमें आर्मी ने एक डिसेसिव विजय प्राप्त की। वो हमारा एक वार है जिसमें डिसेसिव वार में विजय प्राप्त करने का अगर सबसे बड़ा सहरा है तो 1971 का है। जी। आर्मी जब घुसी, आर्मी ने एक रेगुलर ऑफेंसिव लॉन्च किया। बीएसएफ उससे 7 महीना पहले ऑलरेडी बांग्लादेश को दीमक की तरह से चाल चुकी थी बीएसएफ, यानी दीमक की तरह से खोखला कर दिया था बीएसएफ ने। मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करना, लोकल सिविल यूथ का एक ग्रुप बनाना, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो उनका एक एजिटेशन मॉड्यूल है उसको मजबूत करना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की ट्रेनिंग लेना, उनके कलवर्ट, पुल, रेलवे हेड, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सबके ऊपर बीएसएफ ने अपना स्कीम फिट कर दिया था। और जब एक्चुअल ऑफेंसिव वार हुआ उस समय बीएसएफ ने आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला करके प्रॉपर अटैकिंग कॉलम का बीएसएफ हिस्सा रही है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर बांग्लादेश बना तो उस बांग्लादेश को बनाने में बीएसएफ का बहुत बड़ी भूमिका रोल है। और जनरल नियाजी जो उनका सिग्नेचर है एक बड़ा, वो जनरल नियाजी जो पूरी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, जिन्होंने जब सरेंडर किया 93,000 आर्मी के साथ और उस सरेंडर पेपर पर दस्तखत कर रहे हैं, जनरल नियाजी की बड़ी फेमस फोटो है। जी हाँ। हर जगह मिल जाती है। उनकी एक किताब है, उन्होंने अपने किताब में ये चीज़ लिखा हुआ है जिसका हिंदी तर्जुमा ये है कि बांग्लादेश की पैदाइश में भारत की तरफ से एक ऐसी भी फोर्स लड़ रही थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या थी, लेकिन जो कुछ भी थी वो भारतीय सेना से कम नहीं थी। ये उन्होंने लिखा अपने मेमोयर में। एक बहुत बड़ा एक अपोनेंट, एक दुश्मन देश के चीफ की तरफ से इस तरह का रिमार्क लिखा जाना कि भाई वो कौन सी फोर्स थी इसका मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जो भी थी वो भारतीय सेना से कम नहीं थी। मतलब भारतीय सेना एक जो प्रोफेशनल ऑफेंसिव और अटैक लॉन्च करके उसने विजय प्राप्त की, उसमें यह जो फोर्स थी इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहा है। तो बीएसएफ की पैदाइश और 1971 की लड़ाई में, जिसमें कि महावीर चक्र, वीर चक्र बीएसएफ के जो मिले, मतलब 12 वीर चक्र, 1 महावीर चक्र आर.के. वाधवा का, राजा मोहतम पोस्ट पंजाब का फेमस लड़ाई है जो बीएसएफ ने राजा मोहतम पोस्ट को डिफेंड किया था जी। और उसके बाद 12 वीर चक्र और शौर्य चक्र की ये जो कहानी है ये टेस्टामेंट है। इस बात का एविडेंस है कि 1971 वार में ये जो एक एविडेंसेज है ना, टेस्टिमनी है बीएसएफ के उन शहीदों के सीने पे लटके हुए और उनके नाम पे जो यश पताका है, इस बात का सबूत है कि 71 वार में बीएसएफ ने क्या किया था। जी, आपको भी कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इस समय एक जवान को जो बॉर्डर पर लड़ रहा होता है और उसको इस तरीके से देश के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, तो वो जो क्षण होता है वो आप कैसा महसूस करते हैं उस पल को? देखिए, जो हमने शस्त्र उठाया, मेरे ग्रैंडफादर के सगे जो छोटे भाई थे वो बड़े प्रकांड विद्वान थे। वो ही वॉज मैन ऑफ लेटर्स और बहुत ज़्यादा रिचुअल्स वगैरह में विश्वास करते थे। तो लास्ट में उन्होंने अपने मृत्यु के लिए काशी चुना। तो मैंने पूछा, आप काशी में क्यों आ गए, अब पूरी ज़िंदगी तो मुंबई रहे। तो उन्होंने बोला, काश्यान मणान मुक्ति ही, जब तक काशी में मृत्यु नहीं होगी तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो मैं उनको पानी ले आया पीने के लिए। ही वॉज इन ओल्ड एज। तो बोले, नहीं तुम क्षत्रिय धर्म स्वीकार कर लिए हो, अब तुम्हारे हाथ में अस्त्र है। मैंने कहा, इसका क्या अर्थ है? वो बोले कि ये देश हित के लिए तुमने किया है और बड़े गौरव की बात है, तो मैं एक क्षत्रिय के हाथ से जल पी रहा हूँ। ये बात कहने का मेरा अर्थ जाति बिरादरी से नहीं है। मेरा अर्थ सिर्फ ये है कि वो एक सन्यासी होके भी, मृत्यु भी उनकी सन्यासी वेशभूषा में हुई, सन्यासी होके भी वो एक शस्त्र उठाने वाले सैनिक का, जो उनका खुद का ही ग्रैंडसन है, उन्होंने एक बड़े अलग नज़रिए से मुझको देखा, पानी पिए। और जब हमने हथियार उठा लिया तो हमारा फील्ड क्या है?
भारत की पूरी 3200 किलोमीटर बाई 3000 का जो भारत का शेप एंड साइज है, उसका सबसे मुश्किल बॉर्डर 3200 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, और अगर पहले का पूर्वी पाकिस्तान जोड़ना है तो 4200 किलोमीटर इसमें और आप जोड़ लीजिए जी। सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग बॉर्डर। एक वार छोड़ के सारे वार इसी बॉर्डर के लिए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी इसी के लिए हुआ है। बिल्कुल ठीक बात। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बीएसएफ की। ये बड़ी ही कॉम्बटाइज्ड फोर्स है जिसका ऑपरेशनल एग्रेसिवनेस इंडियन आर्मी के बराबर है, और शांति काल में इसकी पूरी ज़िंदगी में शांति का कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि 365 इंटू 24 ये भारत की इसी पर आने वाला था। भारत की सुदूर सीमा चौकी पर बैठी हुई है। ऐसी सीमा चौकी जिसमें डेथ होती हैं, वाइपर सांप काटने से लोग मरते हैं, सेलेब्रल मलेरिया से जो डेथ होती है वो कितनी लंबी डेथ होती है, कितनों की डेथ होती है, वर्किंग कंडीशन से डेथ होती है लोगों की, और पूरे साल जो 365 दिन जो डिफ़िकल्ट डिप्लॉयमेंट है। त्रिपुरा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदरबन, रण और कच्छ, जहाँ पर मिराज के अंदर आपको एक गिलास पानी भी नहीं मिलना है, टोटल साल्टी एरिया, डेजर्ट ऑफ थार इन जैसलमेर जिसमें टेम्परेचर 52 डिग्री जाता है, और नीरू गुरेज का -52 डिग्री टेम्परेचर भी बीएसएफ का जवान झेलता है। यानी एक सिपाही नीरू गुरेज से -52 से आता है ना नीचे, तो उसका अगला डिप्लॉयमेंट जैसलमेर में होता है। तो 104 डिग्री के तापमान के फ्लक्चुएशन के अंदर शरीर और दिमाग के तापमान को मेंटेन करते हुए वो 60 साल की उम्र में उसी बॉर्डर पर रिटायर हो जाता है। उसको किसी युद्ध की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसका रोज ही युद्ध है। और इस तरह का अगर महायुद्ध हो गया ऑपरेशन सिंदूर के समय, इस टाइम के लिए भी इंतज़ार करता है, और इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और आपने देखा भी ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री महोदय ने और डीजीएमओ ने अपने बयान में व्यक्तिगत और प्रेस मीडिया ब्रीफिंग में सीमा सुरक्षा बल को विशेष रूप से मेंशन किया है, संदर्भित किया है, और उनके कार्य वीरता और उनकी शहादत का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया है। जी, अगर हम बात करते हैं एक बीएसएफ के जवान की जो बॉर्डर पर है, तो क्या दिनचर्या क्या होती है सर उसकी? क्या पूरा उसकी दिनचर्या सीमा चौकी, वह उस सीमा चौकी में डिप्लॉय होता है जिस सीमा चौकी और भौगोलिक क्षेत्र का पूरे जीवन में उसे कभी कुछ भी नहीं पता होता। आपने देखा भी होगा कि एक जवान अभी फिरोजपुर एरिया में भटक करके पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया था, जिसको कि पाकिस्तान ने 5-6 दिन पहले ही हैंड ओवर किया है। मतलब कि बॉर्डर हमको कागज़ के मैप पे जैसा दिखता है, हकीकत में जब आप बॉर्डर को आप जाके विजिट करेंगे, देखेंगे, तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि ऐसे विचित्र बॉर्डर पर ये जवान 365 दिन कैसे रहते हैं। तो जिस सीमा चौकी पे वो जाता है, त्रिपुरा का एक जवान जैसलमेर बॉर्डर पे जाता है। उसने लाइफ में एक सैनिक बनने से पहले कभी जैसलमेर नहीं देखा होता है, और जैसलमेर राजस्थान का एक लड़का मिजोरम बॉर्डर पे जाता है, जिसने कभी मिजोरम और बर्मा बॉर्डर का उसने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। और ये बॉर्डर लाइन बड़ी ट्रेचरस होती है, बॉर्डर पिलर से डिमार्केटेड होती है। तो जाता है तो पहली चुनौती उसकी ये होती है कि अपने सीमा क्षेत्र के पूरे बॉर्डर पिलर और एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से फेमिलराइज हो। तो सबसे पहले इनको फेमिलराइज कराया जाता है। रोड, ट्रैक्स, नदी, नाला, पुलिया, पाकिस्तान का साइड जो है वो, उनकी बीओपी कैसे दिख रही है, बॉर्डर पिलर कैसे जाता है, जो तार कांटा लगे हुए उनकी बनावट कैसी है, फ्लड लाइट कैसे है, और वहाँ के ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में बीएसएफ जवान को पहले तो इसका एक इंडक्शन क्लास चलता है। यानी किसी परिस्थिति में आप जब डाले जा रहे हैं तो वहाँ के परिस्थिति के बारे में आपको पहले बताया जाता है। अब उसकी दिनचर्या शुरू होती है, सवेरे उठता है, उठने के बाद वो अपना एक जो मॉर्निंग रिचुअल है करने के बाद उसको ब्रेकफास्ट, उसको लंगर से नाश्ता मिलता है जी। वह नाश्ता आपकी एक्चुअल भूख से कनेक्टेड नहीं होता। हम आप कह सकते हैं कि हमें अभी भूख नहीं, 1 घंटा बाद खाएंगे। बीएसएफ जवान के पास इसका कोई चॉइस नहीं है। खाने का टाइम है ये, तो तुम्हें खाना है। यानी उसको अगर 6 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो शायद हम आप लोग कई बार 6 बजे चाय भी नहीं पीते हैं। उसको उस समय अपने पेट के अंदर वो फूड भरना है, क्योंकि अगर वो खाना खा के नहीं जाएगा तो उस खाने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको और खाना कहीं मिलेगा नहीं। वो नाका, पेट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ड्यूटी के लिए निकलता है।
किसान गार्ड के लिए निकलता है, और वो पूरा करीब 8 घंटे से लेकर 10 घंटे की ड्यूटी, जो सबसे कम है रोस्टर की, करके वो अगर 12 बजे वापस आता है तो उसको नहाने का भी वही टाइम है, उसको लंच का थोड़ा सा टाइम है बीच में, और एक विंडो अगर उसको नैप लेने की मिल गई, करीब आधा घंटा 45 की मिल गई नहीं, ठीक शाम को 4-5 बजे बटालियन हवलदार मेजर, कंपनी हवलदार मेजर नाइट ड्यूटी सुनाने के लिए खड़ा है कि अब एम्बुश जाएगा, 5 बजे जाएगा, 6 बजे जाएगा, आपका एम्बुश पॉइंट ये है, आपका एम्बुश पॉइंट ये है, आपका एम्बुश पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है? वही ट्रॉपिकल जंगल, वही बांस, वही जंगल, वही मच्छर सेरेब्रल मलेरिया, वही नदी, वही नाला, वही लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर पाकिस्तान पिलर के ठीक उस साइड में घात लगा के स्नाइपर राइफल लेके बैठा हुआ है, और कोई बुलेट प्रूफ दीवार नहीं है जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनकी नज़रों में हैं, उनकी टेलीस्कोप में है। नाइट ड्यूटी करता है, फिर सवेरे वापस आता है, फिर मॉर्निंग का वही रूटीन उसका शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इस बीच में अपने वेपन की सफाई करनी है, अपने बैरक की सफाई करनी है, यूनिफॉर्म मेंटेन करना है, अपने दाढ़ी बाल बनाने हैं, अपने जूते साफ़ करने हैं, कपड़े क्लीन करने हैं, यानी और साथ साथ जो फूड मेकिंग प्रोसेस है किचन, उसमें भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। राजस्थान में है तो अपने कैमल को मेंटेन करना पड़ता है, और अगर त्रिपुरा के साइड में है उस एरिया में, तो आपका मॉस्किटो मेनास से बचने के लिए वो जितने उसको कार्रवाई करनी पड़ती है, उसके ऑयल लगाना, ऑइंटमेंट लगाना, नहीं तो वो मारा जाएगा। सेरेब्रल मलेरिया ऐसी चीज़ है कि खड़े खड़े आदमी मर जाता है, उसका कोई इलाज भी नहीं है, उसका इलाज सिर्फ वहाँ के लोकल डॉक्टर्स को पता होता है। बहुत सारी डेथ पूरे साल में इसमें होती है। आपके रण ऑफ कच्छ में वाइपर स्नेक्स हैं, सांकों के बीच में रहता है। हरामी नाला का जो डिप्लॉयमेंट है, पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर मचान पे भी ये सब का जवान बैठा हुआ है, मचान पे वो 8 दिन में नहाता है, जेरिकेन में पानी जाता है पीने के लिए, वो मचान से नेचुरल कॉल करता है। 60 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा नदी असम में, 60 किलोमीटर उसका पार्ट है बाढ़ के समय, उस 60 किलोमीटर के अंदर फ्लोटिंग बीओपी में रहता है, वो नेचुरल कॉल भी करेगा, उसी शिप पे उसका खाना भी बन रहा है, उसी पे उसके कपड़े भी सूख रहे हैं, और वहाँ चोरी स्मगलिंग ना हो उसको भी पूरी रात वो देख रहा होता है। ये बड़ा ही टफ ड्यूटी है बीएसएफ के सिपाही की। जनरली जो ज्वाइन करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जवान जब फॉर्म भरते हैं, तो मतलब टफ ड्यूटी और रिस्क की वजह से ही मेरी जानकारी है कि बीएसएफ को सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उस समय वो फोर्स में आए नहीं होते हैं, कॉलेज और स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम पहले दिल्ली पुलिस पहले भरें, एनआईए भरें, सीबीआई भरें, उसमें फिर सीआईएसएफ दें चॉइस, फिर कोई एसएसबी देगा, कोई आईटीबीपी देगा, कोई सीआरपी देगा, और लास्ट का जो टिक है ना बीएसएफ का, वो लास्ट टिक बीएसएफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है। और उसमें कुछ कुछ जज्बाती भी होते होंगे, कुछ कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो बीएसएफ बाई चॉइस लेते हैं, क्योंकि उनको चैलेंजेस पसंद है कि भाई हम इसी चुनौतीपूर्ण लाइफ में रहेंगे, ऐसा लॉट भी होता है। सर, ये हम ना 26 जनवरी और 15 अगस्त पर टीवी पे जब प्रोग्राम देखते हैं, बीएसएफ के लिए कुछ शब्द बोले जाते हैं, अदम्य साहस, ये बड़े बड़े शब्द जो भारी भरकम शब्द थे, उस समय लगता था कि शब्द बहुत बड़े हैं, मगर जब आज सुनने को मिल रहा है, वास्तविकता से परिचय हो रहा है कि बीएसएफ किन किन परेशानियों में बीएसएफ का जवान बॉर्डर की सुरक्षा करता है, 140 करोड़ जो लोग भारत के अंदर रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कितना संघर्ष हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, तब लगता है कि ये शब्द शायद थोड़े छोटे हैं, इनसे भी बड़े शब्दों का हमारे देश के बीएसएफ के जवान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। सर, जैसे आपके दादाजी ग्रैंडफादर सुभाष चंद्र बोस जी के बहुत नज़दीकी रहे, जब हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब हमको जानने को मिला, हमको पता लगा कि आपके दादाजी उस आर्मी में जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, उसका एक हिस्सा रहे थे। तो ये आपके मन में कि मुझे फ़ौज में जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है, तो ये दादाजी से प्रेरित थे आप, या? दादाजी की प्रेरणा ये थी कि मैं जब से मुझे कहानी याद है, 1968 के बाद की कथाएं मुझको याद हैं। 1968 एक ऐसा साल था कि मेरे दादाजी के आए हुए करीब 22 ईयर्स हो चुके थे मांडले जेल, म्यांमार, रंगून से अपने मादरे वतन पे। चौरी चौरा तहसील गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ, और बड़े एक हिमालयन रिवर के किनारे मेरा गांव है। बड़ा दुर्गम, बड़ा डिफ़िकल्ट एरिया है, जहाँ की किसी से पूछिए कि आपने तैराकी कब सीखी, अगर उसने साल बता दिया तो इसका मतलब वहाँ का रहने वाला नहीं है।
क्योंकि वहाँ का बच्चा तैराकी तब सीख लेता है जब उसको याद भी नहीं होता, क्योंकि वही सर्वाइवल था, हमारा स्विमिंग ही सर्वाइवल था। कंप्लीट रिवराइन एरिया है, लोअर तराई का बेल्ट है और हिमालयन नदी के किनारे का एरिया है। तो वहाँ तो हमने ज़िंदगी शुरू की। अब ग्रैंडफादर 1946 में वो मैंडले जेल से आए, 63 की मेरी पैदाइश है, तो उसके 22 साल की बात की स्टोरी जो मैंने उनसे सुनी है बच्चे के तौर पे। पहले क्या होता था कि फैमिली, जॉइंट फैमिली लिविंग एक कम्युनिटी लाइफ होती थी। कम्युनिटी लाइफ क्या है? जिसमें समाज, गांव, परिवार, रिश्तेदार का एक बड़ा ग्रुप एक साथ जी रहा हो। तो हमारा फॉर्मल एजुकेशन जो था, प्राइमरी एजुकेशन, वो एजुकेशन भी आवश्यक था और आपको एक फॉर्मल एजुकेशन में घुसने के लिए उस एजुकेशन को तो लेना ही पड़ेगा। ग्रैंडफादर जब गांव में 46 में आए, इंडियन नेशनल आर्मी जब डिसबैंड हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश में फार्मोसा में 1946 में उनकी डेथ हुई, उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी ने सरेंडर किया, तो तमाम लोग अलग अलग जेलों में बंद किए गए और ग्रैंडफादर हमारे 1946 में यूनिफॉर्म में गांव पे आए। तो मेरे फादर तब 6 साल के हो चुके थे। उसके बाद आज़ादी, 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद वो सबसे पहले गांव में प्राइमरी स्कूल लेके आए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेके आए और एक शंकर जी का मंदिर बनवाया। 3 काम उन्होंने आज़ादी के साल के अगले साल कंप्लीट किया। उस 80 गांव में मेरे गांव में सबसे पहले आया ये, जबकि हमारा गांव बहुत कछार में था। अब सवाल आता है कि चीज़ें कैसे हमारे पास आईं। हम लोग बचपन में घर में ड्रिल होता था कि दादाजी का चारपाई आपको लगाना है, उनका बिस्तरा लगाना है, उनकी तकिया सीधा करना है, उनका चप्पल पैर के नीचे रखना है, लोटे के अंदर कोयला भर के तो उनका कुर्ता प्रेस करना है, उनकी जैकेट प्रेस करनी है, धोबी प्रेस, बिजली तो था नहीं, ये व्यवस्था होती नहीं थी। शाम को उनका पैर दबाना है। वो शहर गए तो शाम तक जब तक लौटेंगे नहीं सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ग्रैंडफादर के निगरानी में हम बढ़े और वो जो कहानियाँ सेकेंड वर्ल्ड वार की, हिटलर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, सहगल ढिल्लन शाहनवाज की कथाएँ, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की कथाएँ, उनके भाषण को नरेट करते थे कि वो कैसे बोलते थे। सचिन नाथ सान्याल के बारे में वो एक कविता कहते थे जो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि जेल में बीत गई उनकी पूरी ज़वानी, ऐसे करके कविता थी। और हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सान्याल फिज़िक्स के प्रोफेसर थे जो सचिन नाथ सान्याल जी के ही फैमिली से थे, बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली थी। मैं उनसे किसी सिलसिले में, उनके जो परिवार के सान्याल जी थे उनसे मिला भी हूँ मैं पढ़ाई के टाइम में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रैंडफादर से आई। यही नहीं आई, नेतृत्व और कठिन हालत में काम करने की क्षमता। बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं थे, कैश रिच नहीं थे, रिसोर्सफुल नहीं थे। विजय तब्या लंका चरण यो जलनिधि, मतलब लंका पे विजय प्राप्त करनी थी, उसका राजा रावण था, कितना बली था। समुद्र जैसा ऑब्स्टेकल था, पार करने का कोई पुल नहीं था। भालू बंदर आर्मी थे। ऐसे भगवान राम ने टूल्स और रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आत्मबल से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी। भाई शत्रु इतना मजबूत था, रुकावट इतनी बड़ी थी, समुद्र था, आर्मी के नाम पे बंदर भालू। इतना रिसोर्सलेस कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है? उन किस बल पे उन्होंने ये काम किया? क्योंकि उनके क्रिया सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना जी, वो आपके आत्मबल से सिद्ध होता है। कितने उपकरण हैं, टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, बहुत मैटर नहीं करते, तो आत्मबल बड़ा आवश्यक था। इसी आत्मबल से उन्होंने ज़िंदगी चलाई थी। 1996 में उनकी डेथ हुई। तो एक मेरे अंदर वो एक आया, वो फीलिंग आई कि ये इन्होंने कैसे लीड किया था, कितनी टफ लाइफ जिए। 6 वर्ष तक अपने बच्चे को ही नहीं देखा। 12 साल का बच्चा, जब 12 दिन का बच्चा छोड़ के गए, जब लौटे तो इनके बेटे को परिचय कराया दादी ने कि ये तुम्हारे बेटे हैं, जो कि मेरे फादर थे। ये लोग इतने टफ टाइम में, कुछ भी नहीं था इनके पास, कैसे गए, कैसे किए। उन्होंने उस समय वार लड़ ली जब हम लोग कहीं अस्तित्व में नहीं थे। और उसके बाद मैं मास्टर्स करने के बाद थोड़ा ख्वाब था सिविल सर्विस वगैरह का, मुदर्रिस बनने का, तब तक ज़िंदगी ने ये रास्ता दे दिया तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ चल पड़ा। जी, 2001 में संसद पर अटैक हो जाता है। उस अटैक का मास्टरमाइंड था गाजी बाबा।
उस पर एक फिल्म भी बनी जो बेस्ड है आप पर, कि आपने जिस ताकत के साथ उस गाजी बाबा को मारा जिसने संसद पर अटैक कराया, तो उस ऑपरेशन को लीड करना कितना टफ था आपके लिए? क्योंकि वो व्यक्ति जिसने संसद जैसे एक हमारे मंदिर पर अटैक करा दिया, ये आसान काम नहीं था। बहुत देखिए, ये वक्त था 2003 का। तो जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने दिया मुझको, क्योंकि बीएसएफ के उस फाइटिंग बटालियन का मैं हिस्सा था जिसको ये गौरव प्राप्त हुआ। कश्मीर का टेररिज्म, जैसा कि आपको मालूम है, 1989 में शुरू हो चुका था, और उस टेररिज्म को हैंडल करने के लिए भारत सरकार ने जो 1971 में जिस तरह का बीएसएफ के ऊपर भरोसा जताया था, तो आंतरिक सुरक्षा जो कि युद्ध जैसा ही था जम्मू एंड कश्मीर का, उसके लिए बीएसएफ को लीड फोर्स के तौर पे चुना। बीएसएफ वैली में 1989 में घुसती है, एक बड़े ही अप्रत्याशित चैलेंज को झेलती है, एक ऐसे अनसीन एनिमी को झेलती है जिसके बारे में बीएसएफ को कोई इल्म नहीं होता। फॉरेन टेररिस्ट फाइटर ऑलरेडी पीओके से कश्मीर की तरफ आ चुके होते हैं। लोकल टेररिस्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उमर जैसे लोकल कश्मीरी टेररिस्ट संगठनों के साथ वो मिक्सअप होते हैं, उनका एक ग्रिड बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर में उन्होंने आतंकवाद का सीरीज शुरू किया। ऐसे परिस्थिति में बीएसएफ घुसती है। श्रीनगर शहर के अंदर एक एक कदम, 100-100 मीटर, एक एक चौराहा, एक एक नुक्कड़, एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक पुलिया, झेलम के पुल के ऊपर अप्रोच ग्रिड बनाना कितना मुश्किल काम था। हर कोने से फायर आता था, हर कोने से अटैक होता था, एजिटेशन होता था, ग्रेनेड्स पड़ते थे, और एक अननोन एनिमी, एक ऐसा शत्रु जो आपको दिख नहीं रहा है, एक ऐसी चुनौती जिसको आप बहुत कुछ देख नहीं पा रहे हैं। बॉर्डर पर तो फिर भी पता है कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान है, फायर होगा तो कोई पाकिस्तान का आदमी फायर कर रहा है, लेकिन श्रीनगर के शहर आप किसको दुश्मन मानेंगे और किसको दोस्त मानेंगे? ऐसी जगहों में बीएसएफ ने बाउंड बाय बाउंड, लीप बाय लीप अपने बेसेज इस्टेब्लिश किए, और पूरे श्रीनगर सिटी की जो आर्टियरी है ना, जैसे शरीर के खून की धमनियाँ होती हैं, एक एक नस होती है, मेन आर्टियरी, उसके बाद सब्सिडरी आर्टियरी, पूरी आर्टियरी बीएसएफ ने क्लियर किया। क्लियर बोला तो उसका मतलब है सब पे अपना पैर जमाया, अपना मोर्चा और बंकर बनाया, और पूरे श्रीनगर शहर को अपने ग्रिप में लिया। तो मेरा 3 साल का साउथ कश्मीर का पीरियड था, बड़ा इवेंटफुल पीरियड था। अनंतनाग पुलवामा का टेररिज्म को बड़ा करीब से मुझे समझने का मौका मिला, बड़े अच्छे अच्छे इनकाउंटर हुए, बहुत टेररिस्ट मारे हमने, बड़ी सफलता मिली, और उसमें 1996 का जनरल इलेक्शन, जन के असेंबली इलेक्शन भी शामिल है। तो 3 साल की बड़ी शानदार सफलता के बाद, जिसमें हमने 1 या 2 कैजुअल्टी हमारी हुई थी, और बड़ी मतलब इतना सराहा गया हमारा अचीवमेंट हमारे बटालियन का जी। लौटने के बाद मैं 2000 में दोबारा कश्मीर गया। 2000 में जब मैं कश्मीर गया तो मौलाना मसूद अजहर ऑलरेडी बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन को खड़ा करने की घोषणा कर चुका था। ये 20 जनवरी 2000 की बात है, जब वो IC-814 भारतीय जहाज़ कंधार में जिसको ले जाया गया था, उसकी रिहाई के बदले जो एक आतंकवादी, मुख्य आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर था, ऑपरेशन सिंदूर में जिसके परिवार के 9 या 10 लोग मारे गए हैं जी, उसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये छोड़ा गया था जी। इसी ने जैश ए मोहम्मद आर्मी ऑफ अल्लाह नाम के एक खतरनाक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। स्थापना करने के ठीक बाद उसी साल गाजी बाबा ने 2 सुसाइड अटैक श्रीनगर के अंदर के कराए। अप्रैल 2000 और दिसंबर 2000, 15 कोर हेडक्वार्टर बदामी बाग कैंट श्रीनगर। इस हमले के बाद 2001 में 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पे अटैक हुआ दिन दहाड़े। वो जैश ए मोहम्मद ने किया, गाजी बाबा उसका मास्टरमाइंड था, और उसी के करीब ऑलमोस्ट 2.25 महीना बाद 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद दिल्ली जबकि सत्र में थी, दिन में 11 बजे एम्बेसडर कार के अंदर एक्सप्लोसिव भरकर विजय चौक के तरफ से 5 आत्मघाती पाकिस्तानी टेररिस्ट संसद में तब घुसने की कोशिश करते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट बाहर निकल रहे होते हैं। खैर, हमारे सुरक्षा बलों की मजबूती और उनकी मेहनत से 5 टेररिस्ट मारे जाते हैं। 5 में से एक भी संसद परिसर में नहीं घुस पाता है।
संसद परिसर मतलब पार्लियामेंट के प्रेसेंट में, परिसर में तो घुस ही गए थे ये जी। इस अटैक के बाद गाजी बाबा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन गया और भारतीय कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट पोटा का था, उसने उसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के तौर पे डिक्लेयर किया था और उसको ये कहा गया था कि जिंदा या मुर्दा कोर्ट में ट्रायल के लिए इस पाकिस्तानी को लाया जाए। उसके साथ एक दूसरा था तारिक, ये दोनों प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थे, बट गाजी बाबा मेन था। गाजी बाबा इसी मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड था और वो खुद भी बहावलपुर का ही रहने वाला था, पाकिस्तान का। मैं 2000 से ही वहाँ डिप्लॉयड था। 17 महीने का एक बड़ा डिफ़िकल्ट वर्क था। बीएसएफ ने 17 महीने मेहनत किया गाजी बाबा को पाने के लिए। इंडियन आर्मी ने मेहनत किया, जेके पुलिस ने मेहनत किया, हम लोगों ने ज्वाइंट कोशिश की। एक दिन ऐसा आया अगस्त 2003 का, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 27 अगस्त 2003 को कश्मीर गए सरकारी दौरे पे। उस दिन गाजी बाबा ने प्रधानमंत्री महोदय के प्रवास के ही दौरान लाल चौक में ग्रीनवे होटल पे सुसाइड अटैक करवाया, जिसमें शहादत हुई। सारे टेररिस्ट को बीएसएफ ने मारा और 28 तारीख को जब प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली वापस आना था, उसने एक दूसरा खुदकश दस्ता प्रिपेयर किया था श्रीनगर सिटी के अंदर अटैक करने के लिए। उसका जो चीफ था वह पाकिस्तानी अंसार भाई को हमारी बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी ने ज़िंदा पकड़ लिया। वहाँ से शुरू होती है गाजी बाबा के ताबूत में अंतिम नील ठोकने की कहानी। उसको पकड़ने के बाद जब उसका हम इंट्रोगेशन करते हैं तो इंट्रोगेशन में हमारे करीब 36 घंटे लगते हैं। इंट्रोगेशन के बाद हम एग्जैक्टली गाजी बाबा के अड्डे की पहचान कर लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि वो कहाँ छुपा है और उसका हम 29 अगस्त 2003 के रात को उस घर को घेरते हैं डाउनटाउन में, नूरबाग एरिया में। घेरने के बाद करीब पौने 4 बजे भोर में उसके 3rd फ्लोर पर सीक्रेट चैम्बर को हम रेड करते हैं। सीक्रेट चैम्बर तोड़ते ही गाजी बाबा के और उसके साथी के साथ हमारा आमने सामने का मुठभेड़ होता है और इतना भयंकर मुठभेड़ होता है कि हमारा एक जवान शहीद होता है बलबीर सिंह और हमारे एक जवान नीलकमल दास के शोल्डर और हाथ में 2 गोलियां लगती हैं और हमारे 4, जिसमें 2 ऑपरेटर और 3 और जवान, 5 लोग ग्रेनेड इंजरी से घायल होते हैं और अंदर हम 3 ऑफिसर बचते हैं और गाजी बाबा के इनकाउंटर में हम उसको मार गिराते हैं। उसके साथी राशिद भाई को भी मारते हैं। उसमें जो हमारे 2 बाकी ऑफिसर थे उनको भी इंजरी होती है। मुझको फैटल इंजरी होती है, 7 गोलियां लगी मुझे, 1 गोली अभी भी पेट में है। मेरी बड़ी आंत निकाल दी गई, दाहिना हाथ शर्टर्ड है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं जी। दाहिना पैर पैरालिटिक इफेक्ट है, बड़ी आंत नहीं है मेरी, मैं एनल पाउच पे हूँ, 22 साल से ही लाइफ है। और इस बलिदान और इस त्याग के बाद मोस्ट वांटेड टेररिस्ट गाजी बाबा, जो कि इंडिया का ओसामा बिन लादेन था, वो मारा जाता है और जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद 13 वर्ष तक जैश ए मोहम्मद ने भारत में कोई हमला नहीं किया, जब तक पठानकोट एयरबेस 2 जनवरी 2016 को अटैक हुआ था 2003 के बाद। और उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इस ऑपरेशन को सराहा। काउंटर इंसर्जेंसी का बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया था। टोटल ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पर हम लोग उस अड्डे तक पहुँचे थे और उसमें बीएसएफ की रेडिंग टीम को 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले थे। 71 वार में भी एक ऑपरेशन में 12 अवार्ड नहीं मिला होगा। इसमें 2 तो डिफेंस मेडल है, शौर्य चक्र, रक्षा पदक है शहीद बलबीर सिंह के लिए, कीर्ति चक्र मुझको मिला, ये भी डिफेंस मेडल है गैलेंट्री का। और बाकी 10 अधिकारी और कार्मिकों को 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। ये रही गाजी बाबा की कहानी। और उसका सरबराह पाकिस्तान में जो मौलाना मसूद अजहर बैठा है, ऑपरेशन सिंदूर में अभी 22 साल बाद उसके परिवार के लोग मारे गए। परिवार के लोग मारे गए जी सर। जब ये मैं फिल्म देख रहा था और हमें पता लगा, हमारी टीम ने बताया कि आपके साथ बैठकर एक पॉडकास्ट करना है, तब लग रहा था कि हम वास्तविक किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिन्होंने सचमुच इस देश को बचाने के लिए न जाने कितने और अटैक, अगर वो व्यक्ति जिंदा रहता, वो आतंकवादी जिंदा रहता, न जाने कितने और अटैक इस देश पर करा था। आपने जिस तरीके से उसको मारा, ढेर कर दिया, आपने 7 गोलियां झेली हैं आपके शरीर में, अभी आपने बताया 1 गोली अभी भी बाकी है, अभी है। तो सचमुच दिल करता है आपको, आप जैसे लोगों को सल्यूट करने का कि सचमुच बीएसएफ ने प्लेटफॉर्म दिया। बड़ी गजब की फोर्स है, कम रिकॉग्नाइज्ड फोर्स है ये, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं।
कई लोग तो भी कहती हैं ये कौन सी फोर्स है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। उनकी गलती नहीं है। इस फोर्स के काम और इस फोर्स के नाम, इसके रोल और इसके टास्क और इसके स्थापना की जो एक्चुअल कहानी है वो अभी बहुत लोगों तक पहुंचनी बाकी है। शायद उसके बाद लोग ज़्यादा इसको समझ पाएंगे और रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि लास्ट लाइन ऑफ इंडियन बॉर्डर की जो प्रथम रक्षा पंक्ति है वो BSF। सर, जब आप कश्मीर में थे, कश्मीर में आप सेवाएं दे रहे थे BSF की तरफ से, तब आपको क्या परेशानियां महसूस होती थी? आपको लगता था कि ये परेशानियां जितनी जल्दी सॉल्व होंगी ये देश उतनी जल्दी शांत और अच्छा रहेगा? एक तो ये था कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर को आतंकवादियों ने इंटरनेशनल पटल पे एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। यानी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो जम्मू एंड कश्मीर को हमेशा एक डिस्कशन का मुद्दा रखता है और पाकिस्तान इसको भारत और पाकिस्तान के बीच का एक वार्ता का पॉइंट मानता है। पाकिस्तान हमेशा इसको एक मुद्दा मानता है कि कश्मीर हमारे लिए एक मुद्दा है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए कैसे मुद्दा हो सकता है? जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का कभी भाग ही नहीं रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा 1947 में हुआ था। वह बंटवारा जम्मू और कश्मीर का बंटवारा नहीं था। जम्मू और कश्मीर तो एक इंडिपेंडेंट रियासत थी जिसका अलग से एक प्रशासक था। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पावर था, जो उनका किंगडम था, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू एक सॉवरेन पावर दिया भारत को कि हम आपके साथ शामिल होते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन है जिसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो भारत उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भारत का जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया। उस अभिन्न अंग पर आप पाकिस्तान ने चढ़ाई की, उसने कब्जा करने की कोशिश की और POK पार्ट उसके पास चला गया। तो जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान ने चुरा रखा है, अभी तो भारत का उसके ऊपर हक है। कश्मीर का वो पार्ट लेना अगर किसी को है तो भारत को लेना है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हमसे कुछ भी नहीं लेना है। तो एक तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहा है और अभी भी है। दूसरा, पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीरी अवाम को सिर्फ इस्लाम के नाम पर एक्सप्लॉइट किया है। पाकिस्तान का ऐसा क्या एक सिंगल कनेक्शन बता दीजिए जो जम्मू एंड कश्मीर से हो। पाकिस्तान देश की ऐसी कोई एक चीज़ है जो जम्मू एंड कश्मीर से मैच खाती हो। JNK टोटल अलग था, बिल्कुल अलग। उनका कास्ट, कम्युनिटी, ब्रीड सब लोग अलग थे। एक लाइन है इस्लाम, यानी वही फिलॉसफी है जो 1940 और 1947 की, जिस पे ईस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान किस फिलॉसफी पे बना? पाकिस्तान किस फिलॉसफी पे बना? इसी फिलॉसफी पे बना कि अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद ज़रूर हो जाएंगे लेकिन इस्लाम, मुसलमान एक अलग देश लेगा, वो इस देश के साथ नहीं रह सकता। तो अखंड भारत तो उसी दिन खंडित हो गया। 15 अगस्त 1947 को से पहले दूसरा देश बन गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्लेम करने का उसका सिर्फ एक ही लाइन है और वहाँ के यूथ को भड़काना, उन्हें रेडिकलाइज करना, आतंकवादियों को POK के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से जो ज़मीन उसने हथियाई उसी ज़मीन का इस्तेमाल तो ट्रेनिंग के लिए करता है, वो लॉन्चिंग पैड के लिए करता है, यहाँ के यूथ को भड़काने के लिए करता है, रेडिकलाइज करता है, कहता है कि हम आपको आज़ाद कराएंगे। उसको हथियार देता है, ग्रेनेड्स देता है, वेपन देता है, एक्सप्लोसिव देता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट देता है, पैसा देता है, नारकोटिक्स देता है और अपने यहाँ से मुजाहिद तैयार करके उनके बहुत झुग्गी झोपड़ियों में कराची से लेकर ऊपर तक पड़े हुए हैं सब 18-17 साल 20 साल के लड़के। गन पकड़ा दीजिए, 3 घंटे की ट्रेनिंग दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, अफीम दे दीजिए, चल देंगे। पाकिस्तान में ज़िंदगी की कीमत कहाँ है? लाइफ की तो कोई कीमत है नहीं। वो तो फैक्ट्री है उनके पास। यही एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो आतंकवाद पैदा करने के लिए पैसे लेता है, आतंकवादियों से अटैक कराने के लिए पैसे लेता है और उन्हीं आतंकवादियों को मरवाने के लिए पैसे लेता है। जी सर, चलते चलते एक लास्ट आपसे सवाल। कुछ समय पहले फौज पर कश्मीर के लोग पत्थरबाजी करते थे, आज वो पत्थरबाजी कम हो गई है, टूरिज़्म भी बढ़ने लगा था। अगर ये घटना जो बीते कुछ दिनों पहले 26 हमारे टूरिस्ट को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया, अगर ये घटना ना घटित होती तो टूरिज़्म बढ़ रहा था, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा था। आपको क्या लगता है कि अब कैसे इस चीज़ों को रोका जा सकता है और भविष्य में ऐसी घटना ना घटित हो, एक फ़ौजी के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान 2016 के बाद बड़ा कुछ अलग सोचने लग गया था।
पठानकोट अटैक के बाद आपने देखा होगा कि यह वर्तमान सरकार ने भी पठानकोट अटैक के बाद पाकिस्तान के उस प्रपोजल को मान लिया था जिसमें उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें आईएसआई का कर्नल भी था, कि भाई ठीक है, दोनों मिलके हम जांच कर लेते हैं किसका रोल है, क्योंकि पाकिस्तान में डिनायल उनकी सबसे बड़ी कल्चर है। यानी कुछ भी करते हैं उसको डिनाई करते हैं, वो मानते नहीं है उसका, हर चीज़ का सबूत मांगते हैं। अभी उन्होंने पहलगाम पे भी सबूत मांगे हैं। उसके बाद जब आपको पता हुआ उड़ी अटैक हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके टेररिस्ट ने उड़ी में आर्मी कैंप पे जो अटैक किया और जितने मर्डर्स किए, उसके बाद भारत ने उस पर एक्शन लिया लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके। और फरवरी 2019 में जब इसी जैश ए मोहम्मद ने सीआरपी के 42 जवानों का कत्ल किया पुलवामा में, उसके बाद भारत ने बालाकोट करके उसको रिएक्शन किया और उसके बाद से कभी पाकिस्तान भारत में बातचीत नहीं हुई। अब 6 साल बाद इस पाकिस्तान ने बायसरान वाली 22 अप्रैल 2025 की घटना की है लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट के थ्रू। भारत के 26 फैमिलीज़, 26 महिलाओं को विधवा बना के, उनके हस्बैंड्स को उनके सामने दिन दहाड़े उनकी खोपड़ी और अपर चेस्ट में उनके नज़रों के सामने मल्टीपल गोलियां दागी गई। मतलब एक गोली अगर सामने पड़े तो हिम्मत हिल जाएगी लोगों की। ये इतना बड़ा काम किया है। तो पाकिस्तान भारत के साथ सफिशिएंट प्रोवोकेशन कर चुका है। वो भारत का जो एक सॉफ्ट एक्सचेंज ऑफ डायलॉग है वो सब्र भी ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से भारत ने इस दफ़ा उनके पाकिस्तान के मेन लैंड में टेरर कैंप को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर निशाना बनाया और भारत ये करने में कामयाब रहा। अब पाकिस्तान को खटक रहा था धारा 370 एबोर्गेशन। आर्टिकल 370 का एबोर्गेशन कैसे हो गया? यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर अलग अलग बन गई। भारत ने डीलिमिटेशन में पीओके के अंदर पड़ने वाले अपने भू क्षेत्र के भी एमएलएज के भी अपनी एक कैटर कर रखा है विधानसभा के अंदर कि कल को ये हमारा होगा और इसकी ये सीट्स होंगी, हमारे इतने एमएलए यहाँ से चुन के आएंगे। और 2.25 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में पहुँच गए, रिकॉर्ड कायम हो गया। होटल रेस्टोरेंट में कमरा नहीं अवेलेबल है, गाड़ी इनोवा आपको अवेलेबल नहीं है, जहाज़ 24 फ्लाइट भरी हुई जा रही है कश्मीर में, लोग लेह जा रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं जहाँ पिकनिक मना रहे हैं, लोग एलटीसी लेके जा रहे हैं, बाल बच्चों के साथ जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कि यहाँ हमारे पर अटैक होगा। ये चीज़ पाकिस्तान को कभी डाइजेस्ट नहीं हुई और उसने ये कांड किया। अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान के कश्मीर के टूरिज़्म पे थोड़ा ठहराव आया है, लेकिन ये टूरिज़्म दोबारा पिकअप करेगा क्योंकि जो रिस्पांस हमारा रहा है इससे पब्लिक के अंदर एक बड़ी एक कॉन्फिडेंस आया है कि अगर तुमने हमारे साथ पहलगाम जैसा किया तो हमारी गवर्नमेंट तुम्हारे साथ ये करेगी। ये मैं नहीं कह सकता कि आतंकवाद ख़त्म हो गया और पाकिस्तान इतना लायक देश है कि वो ऑपरेशन सिंदूर से सारे सबक उसने सीख लिए और आगे आने वाले टाइम में वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑलरेडी क्रॉस करके आ चुके हैं पीओके के अंदर, उनका क्या होगा? वो तो अपनी कार्रवाई करेंगे, हमको उससे सतर्क रहना है। जो टूरिस्ट हॉट स्पॉट है उसको हमें राडार पे रखना पड़ेगा, उसके सिक्योरिटी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और जितने घुस के आए हैं ना, डेली मारे जा रहे हैं। 2-3 दिन में कोई न कोई इनकाउंटर चल रहा है आजकल। अभी 4 इनकाउंटर तो हो चुका ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी। तो इनको फोर्सेज खोज रही हैं। जिन्होंने पहलगाम किया है ये भी मारे जाएंगे, आप बस मैटर ऑफ टाइम है। एक दिन आपको न्यूज़ आएगी कि ये भी घेर के मार दिए गए, क्योंकि जो आ गया है ना, जिसने गन उठा लिया और जंगल पकड़ लिया, उसकी कुंडली में उम्र उसकी बड़ी कम होती है। 2 महीना होगा, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, कितना रहेगा? वो मारा जाएगा एक दिन जी। उसके मारने के बाद ही पहलगाम वाला चैप्टर क्लोज होगा, उससे पहले क्लोज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जिन्होंने मारे हैं उनको मारना बाकी है। तो यहाँ की यूथ को इतना बड़ा रोज़गार मिला था। आज की तारीख में देखिए टूरिज़्म डाउन होगा तो यही लड़के बेरोज़गार होंगे जो इनोवा चला रहे हैं, जाइलो चला रहे हैं, बैरियर पे वो पार्किंग का पैसा ले रहे हैं, वो छोले बेच रहे हैं, वो मैगी बना रहे हैं, होटल भरे हुए हैं, पूरा एयरपोर्ट से लेकर के आगे तक कंप्लीट भीड़ है, हैंडीक्राफ्ट पूरा मार्केट फुल है, डल गेट फुल है, हाउस बोट फुल है, शिकारा फुल है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। इतनी बड़ी यूथ, पूरा भारत के मेन लैंड से 2.25 करोड़ लोग जा रहे हैं, जो पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं, किसको मिल रहा है? तो कश्मीर के ही जनता को जा रहा है, जो लोग वहाँ उद्योग लगा रखे हैं, जिनके पास अपना टूरिज़्म से रिलेटेड वर्क है। तो ये पाकिस्तान के इस काम करने से नुकसान किसका होगा? टूरिज़्म तो वहाँ के लोगों को। इसी वजह से पहलगाम की घटना के बाद सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक विरोध कश्मीर के अंदर हुआ है।
कश्मीरी कौम, कश्मीरी ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, होटेलियर्स, कश्मीर में जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, आम पब्लिक सड़क पे चौराहे पे खड़ा होके पहले कभी नहीं देखा जाता कभी था। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि वो एक्चुअली दिल से बोले हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। इसके पीछे उनका दर्द भी हो सकता है, इसके पीछे उनका टूरिज्म पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वो भी रीजन हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये काबिल तारीफ है कि ऐसा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया। लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से बीएसएफ काम करती है देश में, देश की सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गोस्वामी जी, बहुत थैंक यू।